जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों। आज जो अपन जो है पिछले लेक्चर में अपन ने दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कितना होता है इसकी गणना कर चुके हैं अपन। इससे आज जो है अपन आगे देखते हैं। देखिए, ठीक है, अगर आवेशों का कोई निकाय है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है इसकी गणना करते हैं। तो आवेशों के निकाय के कारण जो है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव अपन देखते हैं। आवेशों आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना करते हैं। आवेशों का अगर निकाय है तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होता है। विद्युत विभव कितना होता है इसकी अपन जो है गणना करते हैं। आवेशों का बहुत सारे आवेश है और सभी आवेशों के कारण अगर कोई बिंदु है उस पर जो है, मान लो ये ए बिंदु है, इस बिंदु ए पर जो है आवेशों का निकाय है। मान लो यहाँ पर Q1 आवेश रखा गया है, यहाँ पर आपकी Q2 आवेश रखा गया है, यहाँ पर Q3 आवेश रखा गया है। अलग अलग आवेश रखे, ऐसे बहुत सारे आवेश रखे गए हैं। और इन बिंदुओं से, आवेशों से इसकी जो दूरी है, मान लो R1 है, इससे इसकी दूरी है मान लिया जाए R2 है, इससे इसकी दूरी क्या है बोलो R3 है। ऐसे बहुत सारे आवेश रखा गया है, कोई प्लस है कोई माइनस है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आवेश रखे गए हैं। तो इन सभी आवेशों के कारण जो है इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा उसकी अपन गणना करते हैं। ठीक है ना। माना कि आवेशों का निकाय जो है, माना कि आवेश बिंदु ए से, मान लिया चूंकि आवेश क्या है बोलो अदिश राशि है, तो किसी भी बिंदु पर कुल आवेश जो होगा, कुल विभव जो होगा अलग अलग आवेशों के विभवों के योग के बराबर हो जाए। तो अपन यह लिख देते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। जब आवेश क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आवेश एक अदिश राशि है, तो किसी बिंदु पर विभिन्न आवेशों द्वारा उत्पन्न कुल विभव का जो मान होगा, ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इसलिए किसी भी किसी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव विभव अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभवों के योग के बराबर होगा। योग के बराबर होगा। ठीक है। अगर देखो, विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। तो जब विद्युत विभव अदिश राशि है तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। तो इन अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालो और सबको क्या करो, जोड़ दो। वही क्या होगा, बिंदु ए पर विद्युत विभव होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट विद्युत विभव जब अदिश राशि है तो डायरेक्ट जोड़ घटाव करेंगे, प्लस के कारण प्लस होगा, माइनस के कारण माइनस होगा। परिणाम विभव निकालना है सभी। अब बिंदुओं के कारण विद्युत विभवों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो परिणाम विभव आ जाएगा। ठीक है ना। तो परिणाम विभव की अपन गणना कर लेते हैं। तो अपन ने मान लिया, माना कि ए पर, माना माना कि ए से माना कि ए से R1, ठीक है, ए से क्रमशः क्रमशः R1, R2, R3, R4 डेस 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 दूरी पर आवेश क्रमशः क्या है बोलो, Q1, Q2, -Q3, -Q4, ठीक है, प्लस Q5
ऐसे डैश 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 ये आवेश अब Q5 आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। ठीक है, ये जो आवेश है, ठीक है, इस प्रकार से ए से जो है अलग अलग दूरियों पर, ए से अलग अलग दूरियों पर आवेश स्थित है। इन सभी आवेशों के निकाय के कारण अपन क्या करने वाले हैं, इन सभी आवेशों के निकाय से बहुत सारे और भी आवेश हो सकते हैं। उन सभी आवेशों के कारण ए पर विद्युत विभव कितना होगा, इसकी अपन गणना करनी। ठीक है, लेकिन देखो कोई अगर एक बिंदु आवेश है, ये कोई एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर एक क्यू आवेश रखा गया है, और इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर यहाँ अगर ओ पर आवेश क्यू रखा गया है, ये बिंदु है मान लो ओ, इस ओ पर अगर मान लिया जाए कि आपकी क्यू आवेश रखा गया है, इस बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा गया है, तो इससे आर दूरी पर अगर परावर्तक माध्यम के है तो कोई दिक्कत नहीं है, के का और अपन क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। और अगर मान लिया जाए वायु या निर्वात है, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं, तो ये आवेश यहाँ आ जाएगा, और इस आवेश से इसकी दूरी का क्या लगेगा, बोलो भाग लग जाएगा, अगर वायु या निर्वात है तो। किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर कितना विद्युत विभव होता है, इतना आ जाएगा। जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं, वो आवेश यहाँ आएगा और उसकी दूरी का भाग लगेगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अगर के वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम लिया गया है, तो इसमें के परावर्तक जुड़ जाएगा। तो देखो अपन क्या करना चाहते हैं, बिंदु ए पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो बिंदु ए पर विद्युत विभव जो होगा, इन अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभवों के योग के बराबर हो जाएगा। आवेश स्थित है तब तब ए पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा, बोलो परिणामी विद्युत विभव अलग 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 आवेशों के कारण, आवेशों के कारण ए पर अलग अलग आवेशों के कारण ए पर विद्युत विभवों का योग, पर अलग अलग आवेशों के कारण ए पर विद्युत विभवों का योग के बराबर होगा। अलग अलग आवेशों के कारण ए पर विभव निकाल लो। तो अपन ने ए पर विभव v माना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आवेश के कारण v पर विभव, फिर दूसरे आवेश के कारण ए पर विभव, पहले आवेश के कारण ए पर विभव, फिर दूसरे आवेश के कारण ए पर विभव, फिर तीसरे आवेश के कारण ए पर विभव, फिर चौथे आवेश के कारण ए पर विभव। इस प्रकार से सबको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे, तो बिंदु ए पर क्या आ जाएगा, परिणामी विभव होगा। तो परिणामी विभव जो होगा अलग अलग आवेशों के कारण ए पर विद्युत विभवों के योग के बराबर होगा। तो चलो अलग अलग आवेशों के कारण विभव निकालते हैं। तो देखो V1 क्या है, बोलो पहले आवेश के कारण विभव, तो Q1 के कारण विभव, तो यहाँ Q1 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q1 से इस ए की दूरी आ जाएगी, तो ये R1 मानी, तो अपन ने R1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो वो तो ऐसे आ जाएगा। वायु या निर्वात ले लेते हैं अपन, के नहीं लगाना पड़ेगा अपने को, तो क्या होगा, Q1/R1 हो जाएगा। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे लिखेंगे। फिर अपन जो है Q2 आवेश ले लेंगे, यहाँ पर Q2 के कारण ए पर विभव निकालेंगे, तो Q2 और इससे इसकी दूरी R2 है, तो R2 आ जाएगी, क्या आ जाएगा, Q2/R2 आ जाएगा, प्लस फिर तीसरे आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये -Q3 है, तो -Q3 ले लेंगे, और इससे इसकी दूरी क्या है, R3 आ जाएगी। फिर चौथा भी अपन ने माइनस माना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -Q4 क्या हो जाएगा, बोलो R4। इस प्रकार और भी जो भी है अपन लिखते जाएंगे आप, ठीक है ना, इन सबके योग के बराबर हो जाएगा। तो परिणामी विभव जो रहेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी में उभयनिष्ठ रहेगा, तो कॉमन आ जाएगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो अपन ने क्या कर लिया, बोलो कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, Q1/R1, प्लस यहाँ बचा है Q2/R2 हो जाएगा आपके,
फिर यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके Q3/R3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा Q4/ क्या हो जाएगा बोलो R4। इस प्रकार से अपन सभी में से कॉमन ले लेंगे तो इतना वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। बात समझ में आए ना? ये इतना विभव आ जाएगा आपके आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आ जाएगा। क्लियर बात है मेरे दोस्तों? चलो अगला देखते हैं। बहुत ही अगर कोई द्विध्रुव है, ठीक है, अब अपन द्विध्रुव के कारण जो है, द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है उसकी गणना करते बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी बजाय वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो अब अपन जो है अगला देखते हैं, बहुत ही प्यारा, ठीक है ना। अब अपन जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। अब अपन विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना करना भाई। ठीक है, विद्युत विभव की गणना करेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखो एक तो द्विध्रुव, अपन ने द्विध्रुव की परिभाषा, विमीय सूत्र, मात्रक, सदिश के अदिश अपन सब देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ठीक है। पिछले वीडियो, सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत मस्त समझ में आएगा। आप भी मान जाओगे यार वास्तव में बहुत मजेदार है। फिजिक्स बहुत सरल लगेगी आपको। अगर आप सरल करना चाहते हो तो पिछले वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है ना। फिर भी मैं यहाँ पे परिभाषा बता दूंगा और आप आगे के वीडियो भी जो है अगला अगला एक नेक्स्ट चैप्टर भी इसके पैरेलल में जो है अपन प्रकाश, किरण प्रकाश की वगैरह उससे डालेंगे, ताकि आपके 2 लेक्चर जल्दी जल्दी चले तो आपके जो जल्दी पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। तो आप वो भी देखेंगे। अब बीच बीच में अपन जो है 2 चैप्टर लगातार लेंगे अपन, ठीक है ना। तो चलो देखो, ये अगर दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को अपन ने क्या कहा था? विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव कहा था। जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, देखो विपरीत हो गया, एक तो क्या हो गया प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, ये बराबर हो गए। देखो देखो दोनों ही क्यू क्यू है। और दोनों का परिमाण लोगे, माइनस क्यू का परिमाण और प्लस क्यू का परिमाण अगर लोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्यू कुलाम ही आएगा, क्यू आएगा। तो दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? विपरीत है। एक प्लस है और एक माइनस है। तो जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश, बिंदु आवेश बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बोलो? अल्प है। और वो कितनी ली थी अपन ने? 2a ले ली। अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो अब विद्युत द्विध्रुव की एक तो अपन अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अक्षीय स्थिति यानी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहा था अपन ने? द्विध्रुव अक्ष कहा था, ये ध्यान रखना। क्लियर है मेरे दोस्तों? अपन ने क्या कहा था इसको? द्विध्रुव अक्ष कहा था अपन ने। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर जो रेखा गुजरती है इसको क्या कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? इसको अपन ने अक्ष कहा था। अक्ष कहा था इसको अपन ने, क्या कहा था? द्विध्रुव अक्ष। और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर द्विध्रुव के लंबवत जो रेखा गुजरती है इसको अपन ने निरक्ष कहा था। इसको क्या कहा था अपन ने? निरक्ष। तो एक तो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण यानी द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव कितना होता है इसकी गणना करेंगे। तो एक तो अपन कौन दो दो स्थितियों में, एक तो विद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, एक तो किसकी बोलो? विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की क्या है बोलो? अनुदैर्ध्य। ये अनुदैर्ध्य स्थिति, इसे ही अपन क्या कहेंगे बोलो? अक्षीय स्थिति या अक्षीय, अक्षीय, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव की गणना करेंगे। विद्युत विभव की गणना
एक तो अपन द्विध्रुव की क्या करेंगे, अक्ष पर अगर कोई बिंदु अगर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ये द्विध्रुव की अक्ष दोनों आवेशों से होकर जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहा था अपन ने, द्विध्रुव की अक्ष कहा था। तो द्विध्रुव की अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत विभव कितना होगा, उसकी अपन एक तो गणना करेंगे। और एक द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके लंबवत जो रेखा गुजरती है उसको निरक्ष या निरक्षी स्थिति कहा था। तो निरक्ष में या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, इस रेखा पर अगर कोई बिंदु रहेगा तो उस पर विद्युत विभव कितना होगा, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण या द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होगा, उसकी गणना करेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव की अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या इसको क्या कहेंगे अपन, लंबवत, लंबवत या निरक्षीय, ठीक है, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव की गणना करना, गणना करेंगे भाई। तो अपन दोनों स्थितियों में गणना करेंगे, दोनों स्थितियों में विद्युत विभव कितना होता है, ठीक है। द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहेंगे अपन, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से लिखा था, कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी अपन देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो सार देख लेना, पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि, ध्यान रखना, विद्युत विभव का मात्रक, विमी सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सारे के सारे ही अपन देख चुके हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी पिछले साल ही पूछा गया है, ध्यान रखना। तो उनको आप अच्छे से याद करना। तो चलो अपन पहले ले लेते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में या आपके जो है अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है, अपन इसकी गणना करते हैं ना। पहला वाला ले लेते हैं, चलो पहला वाला देखते हैं अपन, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है, इसकी गणना करते हैं। तो अपने प्रश्न क्या हो जाएगा, विद्युत, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, अक्षीय या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना करना, गणना, गणना कर रहे भाई विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव की गणना कर रहे भाई। ये किसकी गणना कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत स्थिति में विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं, विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव कितना होगा। तो अपन ने मान लिया ये आपके यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, अपन ने मान लिया इसका ये एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक इसका ये क्या है आपके माइनस क्यू आवेश है, या आपके विद्युत द्विध्रुव ले लिया अपन ने, यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव लिया, इसके ये क्या है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, ये विद्युत द्विध्रुव ले लिया अपन ने, ये विद्युत द्विध्रुव लिया। ये इसका ए पर तो मान लिया अपन ने माइनस क्यू आवेश रखा गया है और बी पर यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ये बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है ना। बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो विद्युत माना कि विद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, ए बी जिसके जिनके बीच की दूरी जो है वो क्या है 2a है। अपन ने मान लिया, माना कि, माना कि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इनके आवेशों के बीच की दूरी, इनके माइनस क्यू व
प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी, प्लस क्यू आवेशों के, प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी क्या है बोलो? दूरी ए बी बराबर क्या है? 2a मीटर है। ठीक है, इसके दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो ए बी बराबर क्या मान ली अपन ने? 2a मीटर मान ली। ए बी बराबर कितनी मान ली बोलो? 2a मीटर है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ए बी बराबर 2a मीटर है। अर्थात देखो, इसको द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई भी परिभाषा के तौर पे बहुत सी बार पूछी गई है कि द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं? तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तो ये प्रभावकारी लंबाई भी है, ध्यान रखना, 2a। तो आवेशों के बीच की दूरी ए बी बराबर 2a है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बोलो? P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2a है। क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर है। ये अपन ने मान लिया। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है बोलो? P बराबर Q इंटू 2a है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है P बराबर Q इंटू 2a हो जाएगा आपके द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। चलो आगे चलते हैं अपन, है ना। इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु अपन ने क्या मान लिया बोलो? O है। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति ये क्या हो जाएगी? द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अपन द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो ये आपकी द्विध्रुव अक्ष हो गई। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरेगी तो क्या कहेंगे? द्विध्रुव की अक्ष। ये आपकी द्विध्रुव की क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? अक्ष हो गई। इधर भी रहेगी और इधर भी रहेगी। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरेगी उसको क्या कहेंगे? द्विध्रुव की अक्ष। तो द्विध्रुव की अक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यहाँ पर ये आपके P है। इस बिंदु P पर अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत विभव की गणना करते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना तो अपन कर चुके हैं। क्लियर है? तो इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, OP बराबर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर अपने को क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करनी है। द्विध्रुव, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से O अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में OP बराबर r दूरी पर, अक्षीय स्थिति में OP बराबर r मीटर दूरी पर स्थित, OP बराबर r मीटर की दूरी पर स्थित पर स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव की, विद्युत, विद्युत विभव की, विद्युत विभव की गणना करनी है। गणना करनी है अपने को, जो है गणना करनी है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर OP, देखो ये O से P, OP बराबर r दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? इसकी अपने को क्या करनी है मेरे प्यारे दोस्तों? गणना करनी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, विभव की गणना करनी है। तो देखो, एक तो मैं ए से पी की दूरी लिख रहा हूं, एक तो अपन एपी का मान लिख देते हैं। यहाँ पर एपी का मान कितना आएगा, क्योंकि अपने आगे काम आएगा ये। देखो ए से पी की दूरी, देखो ये पूरी 2a है। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई पूरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 2a है। यहाँ पर द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई पूरी 2a है। जब ये पूरी 2a है और ये O क्या है? इसका मध्य बिंदु है। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल a, और ये भी स्मॉल है, क्योंकि a में a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। और देखो यहां से यहां तक तो आपके आर है,
और ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी एपी है, ये क्या हो जाएगी बोलो, आर प्लस ए हो जाएगी। ये तो ए और ये आर है, तो आर प्लस ए क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो एपी का मान तो क्या होगा आपके, आर प्लस ए मीटर हो जाएगा। और एक देखो बीपी, अपने को बीपी भी चाहिएगा, तो बीपी बराबर देखो, ये बीपी देखो ये पूरा आर है और ये ए है, तो ये इस आर में से ये ए घटाऊंगा तो ये बीपी आ जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आर माइनस ए हो जाएगा आपके। बीपी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए मीटर हो जाएगा। ये आपके देखो बी से पी की दूरी, ये बी से पी की दूरी, लेकिन ये आर है और ये कितना है बोलो, ए है द्विध्रुव की आधी लंबाई, तो इस आर में से ये घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए आपके बीपी हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण पी पर विद्युत विभव निकालो। और चूंकि विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, तो अपन अब क्या लिख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव अपन ने V1 मान लिया। ठीक है, देखो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा है बी पर, इसके कारण पी पर विद्युत विभव कितना होता है। ठीक है, और जो द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक क्या है, के है। चलो ये भी अपन इसमें मेंशन कर लेते हैं। क्या मेंशन करते हैं इसमें, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, द्विध्रुव, द्विध्रुव परावैद्युतांक माध्यम के में स्थित है, के में स्थित है। ठीक है, के में स्थित है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। देखो अगर कोई बिंदु है, ये बिंदु है ओ पर, ये बिंदु अगर मान लिया जाए क्यू स्थित है ओ पर, इस ओ बिंदु पर आवेश क्यू स्थित है, तो इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर विद्युत विभव का फार्मूला अपन लिख चुके 1/4πε0 के क्यू बटे आर। ये इतना विद्युत विभव होता है एक बिंदु आवेश के कारण, केवल एक बिंदु आवेश। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण भी लगाया था, आपको बताया भी था। फिर उसके बाद में विद्युत विभवांतर निकाला था दो बिंदु। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव इतना होता है 1/4πε0 के क्यू बटे आर। जिस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हो वो आवेश यहाँ आ जाएगा, और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप विद्युत विभव निकाल रहे हैं उसका क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो देखो इस आवेश से इस पर बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो पहले तो देखो अनुक्रमानुपाती नियतांक और परावर्तनांक माध्यम दोनों लिख देते हैं, 1/4πε0। और के परावर्तनांक माना है तो अपन के भी लिख देंगे। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और बटे की दूरी का भाग लग जाएगा। तो देखो प्लस क्यू आवेश से, ये द्विध्रुव है आपके, इसके प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विभव निकाल रहे, तो इससे इसकी दूरी क्या होगी, बीपी, बीपी हो जाएगी। और बीपी का मान अपन निकाल चुके हैं, तो 1/4πε0 ऐसे लिख दिया, के भी ऐसे लिख दिया, ये प्लस क्यू भी ऐसे लिखा। और देखो बीपी का मान अपन ने निकाला था, क्या मान निकाला था, आर माइनस ए वोल्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण एक। इतना आपके जो है विद्युत विभव आएगा प्लस क्यू आवेश के कारण। अब अपन जो है माइनस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु बी पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो है बी पर विद्युत विभव कितना आता है उसको निकालते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण जो है पी पर विभव कितना आता है, तो अपन लिख दिया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, ये माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना होगा, इसको अपन ने V2 मान लिया।
तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, और इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु पर विभव निकाल रहे इसकी दूरी का भाग लग जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और के तो ऐसे लिख दिया। माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ विभव निकाल रहे तो माइनस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश लिख दिया। और देखो माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी, अर्थात देखो ए से, ये तो ए बिंदु है, ए से पी की दूरी क्या हो जाएगी, एपी, एपी हो जाएगी। और एपी का मान अपन निकाल चुके हैं, देखो आर प्लस ए, तो इस एपी की जगह आर प्लस ए आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के तो ऐसे लिख दिया अपन ने, और माइनस क्यू भी ऐसे लिखा, और बटे में एपी, और एपी का मान क्या है प्यारे दोस्तों, आर प्लस ए मीटर। तो वोल्ट ये इतना आ गया। देखो ये आपकी किसके कारण आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस क्यू आवेश के कारण। ये अलग अलग दोनों आवेशों के कारण आ गया। अब अपन द्विध्रुव के कारण निकालेंगे, तो दोनों आवेशों के कारण जो विभव आया उसको क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। तो अब अपन लिखते हैं द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः, या दोनों आवेशों के कारण या द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण या दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदु P पर विद्युत विभव, जो दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा वो क्या हो जाए, दोनों आवेशों के कारण परिणामी विद्युत विभव जो होगा, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण या दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव लिख देते हैं इसको टोटल विद्युत विभव, ठीक है, टोटल विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव। बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, ये V मान लिया, तो ये V क्या होगा बोलो, दोनों आवेशों के कारण जो विभव आया उनके जोड़ के बराबर हो जाएगा बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण। इस द्विध्रुव के कारण जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो इनके मान रख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो इसका V1 का मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू बटे आर माइनस ए, और देखो V2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बटे आर प्लस ए। ये दोनों मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो ये पहला मान रख दिया V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू बटे क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, आर माइनस ए। फिर ये प्लस V2 का मान क्या है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये माइनस क्यू बटे क्या आ रहा है आपके आर प्लस ए। ठीक है, क्या किया अपन ने, समीकरण एक व दो से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रख दिया, V1 और V2 का मान रख दिया। इसमें V1 की जगह ये V1 का मान रखा, V2 की जगह V2 का मान रख दिया इन दोनों समीकरणों से, तो आपके ये आया। चलो अब अपन देखते देखे, ठीक है, आगे आपने यहाँ तक उतार लिया हो तो उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब अपन जो है चलो देखो ये आपके यहाँ से आगे हल करते हैं। तो V बराबर तो ऐसे लिख दिया, देखो अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q दोनों में है, तो अपन दोनों में से क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये Q दोनों में से कॉमन ले लिया। जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ देखो बटे में ये बचेगा, बटे में क्या बचा बोलो, R माइनस ए, ठीक है। एक ऊपर कुछ नहीं, एक लिख दिया अपन ने। देखो धन ऋण ऋण हो जाएगा, धन और ऋण ऋण हो जाएगा। यहाँ भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q कॉमन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ भी बटे में क्या बचेगा बोलो, R प्लस ए। ये आपके दोनों में ये बच्चा है यहाँ पर ब्रैकेट में।
यहाँ से 1/4πε0 के, यहाँ से 1/4πε0 के कॉमन ले लिया, इसमें भी क्यू था, इसमें भी क्यू था, क्यू कॉमन ले लिया। यहाँ तो क्या बचा, +1/r-a, धन ऋण ऋण हो गया, यहाँ 1/r+a बचा। अब अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो ये तो बाहर ही है, देखो 1/4πε0 के, और क्यू तो बाहर है आपके। ब्रैकेट में किसका लघुत्तम लिया मैंने, देखो इन दोनों का, क्या है बोलो, r-a और r+a का लघुत्तम ले लिया। तो देखो अपन इसका क्रॉस गुणा इधर करेंगे और इसका क्रॉस गुणा इधर करेंगे, तो ये r+a तो यहाँ आ जाएगा, r+a तो यहाँ आ गया, ये माइनस बीच का माइनस, ये r-a यहाँ आ जाएगा, r-a यहाँ आ जाएगा। और देखो बटे में ये आया, क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, r-a और r+a आया, ये आया देखो बटे में। और देखो ये तो ये सर्व समीकरण अपन ने 10th में बहुत सी बार देखी है, a-b और a+b वाली, बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। ठीक है, देखो a की जगह r आ रहा, b की जगह a की जगह r, b की जगह a लिखो, इसमें a की जगह r लिख दो, वर्ग है तो वर्ग, माइनस b की जगह a लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग। तो इसकी जगह तो ये मान आएगा बटे में, तो चलो बटे की जगह तो वो मान रख देता हूं मैं। तो v बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 के, और ये q तो अपन ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये बाहर का मान तो ऐसे लिख दिया, और बटे में देखो बटे का मान क्या आया, r² ऋण a वर्ग। चलो बटे में क्या आया आपके, r² ऋण a का वर्ग, ये आ गया आपके बटे में। तो और ऊपर देखो यहाँ तो r-a, ये लिख दिया भाई r-a, ब्रैकेट हटा दिया। यहाँ देखो माइनस का गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ चिन्ह नहीं बदला, यहाँ माइनस से गुणा करूंगा माइनस r हो जाएगा, माइनस का गुणा r में करो माइनस r, माइनस माइनस प्लस a। वैसे भी देखो अगर ब्रैकेट के सामने किसी में भी माइनस का गुणा करते हैं तो केवल उनके चिन्ह बदलते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का r हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का a हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो आपके यहाँ प्लस r में से माइनस r घट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, देखो 1/4πε0 के, और ये q ऐसे लिख दिया अपन ने। यहाँ क्या, एक a तो ये और एक ये 2a बच गया, ये 2a। और देखो बटे में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, r का वर्ग ऋण a का वर्ग, ये बचा आपकी। ठीक है, और देखो q गुणा 2a, चूंकि आपकी q गुणा 2a जो होता है, ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, p के बराबर, अपन लिख भी चुके हैं देखो ऊपर। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसका, p। देखो अपन ने ये देखो p लिख रहा है, q गुणा 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण p होता है, तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, p मान रख दिया अपन ने। चलो आगे हल करते हैं इसको अपन। ठीक है, चलो यहाँ से आगे देखते हैं अपन। तो इस q गुणा 2a की जगह मैं p लिख दूंगा, तो विद्युत विभव कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/4πε0 के, भी ऐसे आ गया। और ये अपन ने q गुणा 2a की जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया, और बटे में क्या आ रहा है, r² ऋण a का वर्ग आ गया आपके वोल्ट। ये दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना हो गई। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि ये द्विध्रुव है आपके, ये देखो आपके द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अगर इस P की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब R का मान अगर बहुत ज्यादा है और A का मान तो क्या होगा, और भी कम होगा, फिर R की तुलना में A क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, A वर्ग तो और भी छोटा होगा, क्यों, क्योंकि किसी का भी वर्ग, छोटी राशि का वर्ग जो होता है ना, वो और भी क्या आता है, छोटा आता है। जैसे अपन ने 0.1 का वर्ग किया तो 0.01 आया, देखो 0.1 से भी ये छोटा है। किसी छोटी राशि का वर्ग और भी क्या होता है, छोटा, तो इसलिए उसको अपन नगण्य मान लेंगे। तो देखो यदि यदि r क्या है, a से क्या है, बहुत बड़ा है, तो r वर्ग की तुलना में a वर्ग को नगण्य मानने पर, इसको क्या करेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे, तो ये a² हट जाएगा, तो p/r² आ जाएगा, ध्यान रखना। 1v बराबर 1/4πε0 के
इंटू पी बटे क्या हो जाएगा आर वर्ग वोल्ट। ये आपके ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। सही विकल्प में भी आ सकता है, सत्य असत्य में आ सकता है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। ठीक है, आर दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना आएगा, 1/4πε0 के पी बटे आर वर्ग द्विध्रुव के कारण आएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार भी सकते हो। तो यहाँ से आगे देखते हैं, यदि वायु या निर्वात ले ले तो के का मान कितना होगा, एक होगा। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में या हवा में के का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है। तो यहाँ एक लिखेंगे तो विद्युत विभव क्या आ जाए, 1/4πε0 पी बटे आर वर्ग वोल्ट हो जाएगा। ये आपके क्या आएगा, विद्युत विभव आएगा। ठीक है, इतना विद्युत विभव आएगा वायु या निर्वात अगर रहेगी। ठीक है ना, ये आपके एसआई या एमकेएस में, सीजीएस में इसका मान भी एक होता है। तो सीजीएस में अगर लोगे तो विद्युत विभव कितना आएगा, ओनली पी बटे आर वर्ग स्थित वोल्ट आएगा, ध्यान रखना। स्थित वोल्ट सीजीएस पद्धति में विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्थित वोल्ट पी बटे आर वर्ग। कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर सीजीएस, आर दूरी पर विद्युत विभव होता है। देखो अपने ऑप्शन में ही नहीं होगा, अगर ऑप्शन ही ये देगा तो मतलब अपने को सीजीएस मेंशन रखना है, उसमें सीजीएस में ही अपन निशान लगाएंगे। तो पी बटे आर वर्ग स्थित वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर अगर कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में है तो उससे विद्युत विभव की गणना के लिए अपन ने सारे सूत्र देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो अपन निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होगा उसकी गणना करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा क्लियर। ये द्विध्रुव का एक अगर मध्य बिंदु है, इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो देखो आपके सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में कितना आया, 1/4πε0। वायु या निर्वात में पी बटे क्या आया, आर वर्ग। ये वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में आया, एसआई या एमकेएस में। और सीजीएस में आपके आया 1/4 का मान तो क्या हो गया था आपके 1। ओनली क्या आया था, पी बटे आर वर्ग स्थित वोल्ट। ये तो क्या आया आपके सीजीएस में, और ये एसआई में आया था द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में, इधर भी ले सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो, दोनों में ये आया। ठीक है, अब अपन द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है उसकी गणना करते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, निरक्षीय या अनुप्रस्थ, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, लंबवत स्थिति, लंबवत स्थिति में विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं भाई, गणना करते हैं कितना विद्युत विभव आता है। द्विध्रुव की अगर निरक्षीय स्थिति में लेंगे, लंबवत स्थिति में लेंगे या अनुप्रस्थ स्थिति में लेंगे तो विद्युत विभव कितना आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों मेरे प्यारे दोस्तों। या तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और विद्युत विभव, और चुंबक में भी ये आएंगे आपके, एक और एक 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको जरूर याद रखना है। चलो देखो, अब अपन द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में देखेंगे। तो अपन ने ये द्विध्रुव अपन ने मान लिया विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव क्या मान लिया, बोलो ए बी विद्युत द्विध्रुव है। ये ए बी क्या है आपके विद्युत द्विध्रुव है। ये इसका क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और ये इसका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो अपन ने क्या मान ली मेरे प्यारे दोस्तों, 2a मान ली। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2a है। दोनों आवेशों के बीच की ये क्या कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और ये कौन सा है आपके प्लस क्यू आवेश। ये ए है और ये बी है। ए पर तो आपके माइनस क्यू आवेश रखा गया है, और बी पर कौन सा आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश। तो अपन ने मान लिया, माना कि, माना कि परावितांग माना कि विद्युत द्विध्रुव
ए बी बराबर 2a है, माना कि विद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई ए बी बराबर 2a मीटर है। ए बी बराबर 2a मीटर है। ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ए पर माइनस क्यू व बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ए पर तो माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, रखा है। ठीक है, अब क्या है, द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है, अपन ने मान लिया। अगर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके 90 के कोण पर अगर कोई अपन रेखा खींचेंगे तो इसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव की निरक्ष कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, निरक्ष। ये द्विध्रुव की क्या होगी, निरक्ष। तो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, मान लिया जाए ओ है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, ओ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से परावृत्तांक माध्यम के में लंबवत स्थिति आर पर यहाँ पर कोई बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर अपने को किसकी गणना करनी है, बोलो विद्युत विभव की गणना करनी है। पर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है ना। द्विध्रुव परावृत्तांक माध्यम के में रखा गया है। ठीक है, या माध्यम का परावृत्तांक के है। माध्यम, माध्यम का परावैद्युतांक के है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से लंबवत स्थिति आर पर, ये लंबवत स्थिति लंबवत है, ध्यान रखना 90 के कोण पर है। ये द्विध्रुव और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, ध्यान रखना। लंबवत स्थिति आर पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से लंबवत स्थिति आर पर स्थिति ओपी बराबर आर पर, आर मीटर पर, आर मीटर पर स्थित बिंदु पी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की क्या करनी है प्यारे दोस्तों, गणना करनी है। विद्युत विभव की क्या करनी है, इस बिंदु पी पर गणना करनी है। तो देखो, जब ये बीच बिंदु है, टू इसकी पूरे की लंबाई 2a है, तो ये भी क्या हो जाएगी, a, और ये भी a हो जाएगी। द्विध्रुव की आधी आधी लंबाई क्या रहेगी, a। और ये लंबवत स्थिति पर सभी बिंदुओं की जो दूरी रहेगी ए से और बी से दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ध्यान रखना, क्योंकि ए से ओ की दूरी और बी से ओ की दूरी बराबर है। जब ए से ओ की और बी से ओ की दूरी बराबर है तो इस लंबवत स्थिति में सभी स्थानों पर ए और बी से दूरी क्या रहेगी, बराबर। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, एपी और बीपी का मान क्या रहेगा, बराबर। अर्थात लेकिन ये भी क्या रहेगा, आपके समकोण त्रिभुज, और ये भी क्या रहेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, आर दोनों में क्या आ रही है, बराबर, दोनों त्रिभुजों में बराबर आ रही है, और ए भी दोनों में बराबर, तो ये दोनों में भी क्या होगी, बराबर। और ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि लंबवत स्थिति में लिया है। तो देखो 90 के सामने का इसमें भी एक कर्ण होगा और इसमें भी एक कर्ण होगा, मतलब अपन एपी और बीपी का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। तो देखो एपी का वर्ग के दो आप, या तो आप एपी का वर्ग के दो या आप बीपी का वर्ग के दो, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। देखो इसमें भी ये 90 के सामने का कर्ण रहेगा बीपी, और ये एपी भी क्या रहेगा, 90 के सामने का कर्ण रहेगा। कर्ण का वर्ग जो रहेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। शेष दो भुजाएं देखो इसमें 90 का है तो कर्ण तो क्या हो गया, बीपी। शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो आर है और एक ए है।
देखो आर का वर्ग धन एक का वर्ग हो जाएगा, क्या होगा, आर का वर्ग धन एक का वर्ग के बराबर हो जाएगा। इतना मान आएगा आपके एपी वर्ग और बीपी वर्ग का। शेष दो भुजाएं कौन सी रहेगी, इसमें भी ये रहेगी और इसमें भी ये रहेगी। देखो आर का वर्ग धन एक का वर्ग बराबर एपी का वर्ग, एपी और बीपी का वर्ग ये रहेगा। दोनों में 90 पाइथागोरस में लगाएंगे, चाहे इस समकोण त्रिभुज में लगाओगे, देखो 90 के सामने का इसमें एक कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि एपी का वर्ग। शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो आर है क्योंकि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पी दूरी पर अपने विद्युत विभव की गणना करनी थी, तो ये आर माना था। और ये द्विध्रुव की आधी लंबाई है जो ए मानी थी अपन ने, तो ए है। तो आर का वर्ग धन ए का वर्ग हो जाएगा। अगर इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे। तो आपके एपी और बीपी का जो मान आएगा, एपी के दो क्या आपके बीपी के दो, दोनों बराबर रहेंगे। और ये अंडर रूट, इधर वर्ग हटाया वर्गमूल लगाया, तो क्या आएगा बोलो, अंडर रूट में आर वर्ग धन ए वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इधर वर्ग हटाया इधर वर्गमूल लगा दिया, तो इसका मान भी यही आया आपके, क्या आया बोलो, अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग। और ये वाला मान भी यही आया आपके, अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग। दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएगा। एपी और बीपी का मान क्या रहेगा, बराबर। चलो अब अपन डायरेक्ट क्या करना है, बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना होगा इस द्विध्रुव के कारण। लेकिन द्विध्रुव तो दो आवेशों से मिलकर बना है, मतलब दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है पी पर। तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो दोनों अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालते हैं और दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी विभव आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। अब अपन ने क्या लिख दिया, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, इसको अपन ने V1 नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो बिंदु आवेश वाला सूत्र लगा देते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर परावर्तक माध्यम में क्या होता है, 1/4πε0 के क्यू बटे क्या होता है बोलो, आर। ठीक है, जिस आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं वो आवेश यहाँ आ जाएगा आपके, जिस आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे किसी बिंदु पर, तो वो आवेश तो यहाँ आएगा। और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विभव निकाल रहे हैं उसका दूरी का क्या लग जाएगा, भाग। तो देखो अपन प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, तो देखो 1/4πε0 के, तो ऐसे आ जाएगा 1/4πε0 के, तो क्या है नियतांक है, ऐसे आ जाएगा। और प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है, तो धन के कारण धन होगा और ऋण के कारण ऋण होगा, इसलिए आपको प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। और बटे क्या आ जाएगा, दूरी। देखो बी से पी की दूरी क्या हो जाए, बीपी। ये अपन ने क्या लिख दिया, बीपी। और बीपी का मान अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ रख देते हैं। देखो 1/4πε0 के, तो ऐसे लिख दिया। और प्लस क्यू भी ऐसे लिखा अपन ने। और बीपी का मान क्या निकाला था, देखो अपन ने ये यहाँ पर बीपी का मान अंडर रूट में आर वर्ग धन ए वर्ग। तो बीपी का मान अपन ने यहाँ पे रख दिया अंडर रूट के अंदर आर का वर्ग धन ए का वर्ग। ये इतना आएगा विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको समीकरण एक नाम दे दी। अब अपन माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। ये अपन ने किसके कारण निकाला प्यारे दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला। अब अपन क्या निकालेंगे बोलो, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण,
ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, इसको अपन ने V2 नाम दे दिया। तो देखो 1/4πε0 के तो अनुक्रमानुपाती, इसको बिंदु आवेश मानकर अपन जो है बिंदु आवेश ये ठीक है द्विध्रुव का, तो इसके कारण इस पर विद्युत विभव तो 1/4πε0 तो क्या हो जाए अनुक्रमानुपाती नियतांक के परावर्तांक माध्यम है तो के भी लिख दिया। इस जिस आवेश के कारण निकाल रहे हो वो आवेश का यहाँ पर मान रखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण तो माइनस क्यू आवेश यहाँ रख देंगे ये, और माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी अर्थात एपी का इसमें क्या लग जाएगा प्यारे दोस्तों, भाग लग जाएगा। चलो एपी का मान रख देते हैं, एपी का मान ये एपी और बीपी दोनों बराबर है, अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग लिख देते हैं, तो 1/4πε0 के भी ऐसे लिख दिया, और माइनस क्यू अंडर रूट में देखो आपके आर वर्ग धन ए वर्ग भाग लग गया, ये इसको नाम दे दी समीकरण 2। ये दोनों अलग अलग आवेशों के कारण आ गया। अब द्विध्रुव के कारण निकालेंगे, या आवेशों के निकाय के कारण अपन ने देखा था, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभवों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ केवल दो आवेश है, या दो आवेश के दो, कि द्विध्रुव के दो विद्युत द्विध्रुव, तो दोनों आवेशों के कारण पी पर निकालेंगे या द्विध्रुव के कारण निकालेंगे, तो दोनों अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत विभव आया उसको जोड़ देंगे। तो अब अपन लिख देते हैं, अतः अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव, परिणामी विभव, अगर परिणामी विभव को अपन V मानेंगे तो ये दोनों आवेशों के कारण विभवों के जोड़ के क्या हो जाएगा बराबर, अर्थात V जो होगा V1 और V2 के जोड़ के बराबर हो जाएगा, और V1 और V2 का मान अपन समीकरण 1 और 2 से रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से अपन मान रख देते चलो, तो V बराबर क्या आएगा, बहुत ही गजब का रिजल्ट आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो V1 का मान तो क्या है 1/4πε0 के प्लस क्यू, 1/k+q बटे में आया आपके अंडर रूट आर वर्ग धन, ये देखो 1/4πε0 के प्लस क्यू अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग, ये लिख दिया अपन ने। फिर ये वाला प्लस लगा दिया अपन ने। V2 का मान देखो ये वाला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/4πε0 के माइनस क्यू, ध्यान रखना है माइनस क्यू अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग है। यहाँ पर माइनस क्यू आया है देखो मेरे दोस्तों, अर्थात ये धन ऋण ऋण हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1/4πε0 के, देखो यहाँ तो प्लस का ही क्यू है, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ये तो प्लस है, और अंडर रूट में क्या आ रहा है आर वर्ग धन ए वर्ग आ रहा है, और देखो ये धन और ऋण गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, यहाँ पर ऋण क्या आएगा 1/4πε0 के, है ना, क्यू बटे क्या आएगा अंडर रूट में आर वर्ग धन ए वर्ग हो जाएगा आपके। देखो तो ये और ये तो बराबर है, इससे ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, इससे पूरा ही घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो 1/4πε0 के क्यू अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग माइनस 1/4πε0 के क्यू बटे अंडर रूट आर वर्ग धन ए वर्ग, दोनों बराबर है और घट रहे हैं, बराबर में से बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, विद्युत विभव शून्य होगा। द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य होता है। इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको इसका ध्यान रखना है, आप उतार सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो होता है, या अनुप्रस्थ स्थिति में, या निरक्षी स्थिति भी कहते हैं इसको, या इसको लंबवत स्थिति भी कहते हैं, तो ये लंबवत स्थिति में या निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का मान आया। चलो अब अपन जो है
इसमें जो है थोड़ा-सा और देखते हैं अपन। देखो, अपन यहाँ पर देखते हैं 2 बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध क्या है? विद्युत विभव में इन दोनों में क्या संबंध है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव दोनों में क्या संबंध होता है, इसको अपन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपके विद्युत विभव जो होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, अपन ये देखते हैं। तो चलो देखते हैं। देखिए, अपन ने मान लिया जाए कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है और ई है, ये ई वेक्टर है। और विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर देखो, अपने 2 बिंदु है मान लिया अपन ने। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ए बिंदु है मान लो, और यहाँ पर क्या है, आपकी बी बिंदु है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र इधर है। कहने का यह अर्थ है कि इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव क्या होगा, कम होगा। ए का विभव ज्यादा होगा, ए का विभव ज्यादा होगा और बी का विभव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। तो आपकी वी ए बड़ा होगा किससे, बोलो, वीबी से। कहने का यह अर्थ है कि ए का जो विभव है वो बी के विभव से क्या होगा, ज्यादा होगा। माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर में, मान लिया अपन ने, इन दोनों में संबंध देख रहे हैं अपन। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और विद्युत विभव वी में क्या संबंध है, अपन ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने मान लिया, माना है कि माना है कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है में दो बिंदु ए व बी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कम है मान लिया अपन ने, dx मान लिया, या dr भी मान सकते हो, dx भी मान लिया। अत्यल्प दूरी है, कम दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी अत्यल्प है भाई, अत्यल्प dx है। तो देखो, इन दोनों के विभव में कमी भी बहुत कम होगी। अगर मान लिया जाए कि इसका विभव अपन ने मान लिया, इसका इस बिंदु का विभव v मान लिया, तो इससे इसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन दोनों बहुत ही पास में है, तो बहुत कम ज्यादा होगा। तो बहुत कम ज्यादा होगा, तो अपन ने मान लिया इसका ए का जो विभव ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा, डीवी ज्यादा होगा। डी कहाँ लगाते हैं, जहां बहुत कमी होती है वहां। जैसे कि ये dx क्या लिखा, dx इसीलिए लिखा क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी x क्या है, कम है, तो dx लिख दिया, या डेल x भी लिखते हैं। यहाँ पर अपन ने ज्यादा तो है, a का विभव ज्यादा है किससे, बोलो, b से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इधर विभव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ध्यान दो इधर, इसे a का विभव ज्यादा है, कितना ज्यादा है, dv ज्यादा है, b से कितना ज्यादा है, dv। तो ए का विभव तो क्या हो गया, v प्लस डीवी, और इसका कम कितना हो गया, v हो गया, इससे dv कम हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर लिख रहा हूं, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या लिखेंगे, बोलो, बी ए माइनस क्या कर देंगे, वीबी। मतलब ए के विभव में से बी का विभव घटा दूंगा तो विभवों का अंतर, विभवांतर आ जाएगा। और ए का विभव तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वी प्लस डीवी, माइनस ये माइनस लगाया, बी का विभव क्या माना अपन ने, वी, तो ये घटा दिया। ठीक है, अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने लिखा नहीं है पर, तो अपन इसको लिख देते हैं, इसको नीचे खिसका कर लिख देते हैं।
अपन ने मान लिया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अत्यल्प dx है। ए का विभव, ए का विभव बी से, बी से अधिक होगा, अधिक होगा यदि एक बी का विभव, यदि बी का विभव बी है तो ए का इससे अत्यल्प ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? बहुत ही कम ज्यादा होगा भाई, अत्यल्प ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तब माना ए का विभव, ए का विभव थोड़ा ही ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई? ये बी का वी था तो वी से थोड़ा ही ज्यादा है, कितना है? डीवी होगा। ए का विभव वी प्लस डीवी है, ये अपन ने मान लिया। तो देखो ए का विभव तो क्या लिखा? वी प्लस डीवी, माइनस ए से लगाया, बी का विभव क्या माना अपन ने? वी, वी लिख दिया। देखो वी से वी कट जाएगा तो क्या आएगा बोलो? डीवी। ठीक है ना? क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? डीवी आ गया आपके। ये किसका विभव आ गया बोलो? आपके दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच का जो है विभवांतर आ गया, विभवों का अंतर आ गया आपके। ए और बी के बीच के बिंदुओं का विभवों का अंतर आ गया। अब देखो अपन जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आ गया अपने पास में। अपन दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में अपन संबंध की गणना करना चाहते हैं। तो देखो अपन यहाँ पर अगर एक आवेश को बी से ए तक लाते हैं तो कितना कार्य करेंगे, उस कार्य की अपन गणना करते हैं। तो देखो कार्य की अगर गणना करेंगे, आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो विद्युत विभवांतर आ गया, विभवों का अंतर आ गया, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आ गया या विद्युत विभव आ गया। तो देखो अपन एक आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश क्यू लेते हैं और उसको ए से बी तक लाते हैं और किया गया कार्य निकालते हैं। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू को या क्यू जीरो को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य लिख रहा हूं मैं। देखो कार्य W से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कार्य होता है देखो बल गुणा विस्थापन। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बल गुणा विस्थापन हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा आपके। वैसे एफ डी एक्स कोस थीटा होता है अगर अदिश रूप में लिखोगे इसको तो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके? एफ डी एक्स कोस थीटा होगा और यहाँ आ जाएगा कोस 180। जहां 180 क्या है बोलो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन दोनों के बीच का कोण, ठीक है। क्योंकि देखो अपन किसका इधर रहे और बल किधर लगेगा? इधर। बल और विस्थापन के बीच का कोण है ये, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यहाँ पर बल क्या लग रहा है बोलो? विस्थापन के विपरीत लग रहा है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाए? 180। अपन ए से बी पर ला रहे, ला इधर रहे और बल इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 लिखेंगे और कोस 180 का मान -1 होता है। कोस 180 डिग्री का मान आपकी कितना होता है? -1। तो यह -1 लिखूंगा तो आपके कार्य कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? -f(dx) आ जाएगा। इतना अपन क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो जब अपन ए से बी तक लाएंगे परीक्षण आवेश को तो किया गया कार्य क्या है? -f(dx) आ गया। लेकिन देखो अगर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मान निकालना चाहते हैं तो देखो अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो बल का मान क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के क्या होती है बोलो? बराबर होती है।
तो देखो इससे एफ का मान निकालूंगा तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो देखो आपके एफ का मान क्या आएगा, यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर इसका गुणा इधर करोगे तो क्यू जीरो इंटू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। तो एफ का मान वहां से यहाँ रखते हो तो क्या आएगा, माइनस क्यू जीरो ई वेक्टर। ठीक है, अदिश रूप लोगे तो अपन डायरेक्ट अदिश हटा देते हैं, इंटू क्या आ जाएगा, dx। ये इतना अपन जो है कार्य करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अदिश रूप में ले लेते हैं, यहाँ पर सदिश नहीं लेना, परिमाण ले लिया अपन ने, बल के परिमाण का मान रख दिया। ठीक है, बल का परिमाण लेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा। परीक्षण आवेश Q0 लिया तो Q0 लिख दिया। ये तो अपन ने क्या आया, बोलो कार्य आ गया। और ये क्या आ गया, आपके विभवांतर आ गया। देखो अब अपन यहाँ से अगर आगे चेक करते हैं तो देखो दोनों बिंदुओं के मध्य, अब विभवांतर अगर निकालेंगे, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, मैं इसको ऊपर खिसका रहा हूं, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आगे देखो, इससे आगे तो ए व बी के बीच विभवांतर बराबर क्या होगा, देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। ठीक है ना, बी से ए तक क्यू जीरो को लाने में किया गया कार्य, और बटे में क्या आएगी, परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, Q0। तो देखो दोनों के बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो अपन निकाल चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आया था, बोलो dv। देखो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर va माइनस वीबी लिखा था अपन ने, और va माइनस वीबी का मान क्या आया था, dv आया था, तो dv लिख देंगे। और बी से ए तक लाने में किया गया कार्य अपन निकाल चुके, परीक्षण आवेश Q0 को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, देखो कितना आया मेरे दोस्तों, माइनस Q0 ई dx। और परीक्षण आवेश Q0 लिख देंगे अपन। तो देखो Q0 से Q0 कट जाएगा आपके, तो यहाँ पर देखो बहुत ही गजब का रिजल्ट आया आपके। तो देखो विभवांतर dv बराबर क्या आया, माइनस ई dx। तो देखो ये, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये dx इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, माइनस dv बाय dx आ रहा है। ये dv बाय dx जो राशि है बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ध्यान रखना। राशि dv बाय dx को कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता, राशि dv बाय dx को अपन क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, विभव प्रवणता कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन, dv बाय dx जो राशि है इसको क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। और यह ध्यान रखना एक सदिश राशि है। ठीक है, राशि dv बाय dx को, राशि बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ये राशि dv बाय dx जो है आपके क्या है, सदिश राशि है। राशि dv बाय dx को क्या कहेंगे अपन, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये जो राशि है आपके dv बाय dx, इसको क्या कहेंगे अपन, विभव प्रवणता कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, विभव प्रवणता क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता जो मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्या है, एक सदिश राशि है। और देखो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ गया, इसका अर्थ है कि इसकी जो दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी।
यह क्या है, एक आपके सदिश राशि है। विभव प्रवणता जो है यह क्या है, एक सदिश राशि है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। और यह एक आपके सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा होती है, ध्यान रखना, वो क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है। विभव प्रवणता का परिमाण विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर बताता है। और ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कि इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। विभव प्रवणता का परिमाण विद्युत क्षेत्र से दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर बताता है। ठीक है। विभव प्रवणता का मान दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर बताता है। ठीक है। विभव परिवर्तन की दर बताता है दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मान, विभव प्रवणता का जो मान है दूरी के साथ सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर बताता है कि इसका मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, ये बताता है। देखो ये सदिश राशि है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि इसकी दिशा जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसकी दिशा, विभव प्रवणता की जो दिशा है, इसकी दिशा, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, विभव की ओर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सदिश राशि है साहब। जब सदिश राशि है तो दिशा बताओ। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, आपके निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो जाएगी। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। विभव प्रवणता जो है एक सदिश राशि है, इसका भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हो गया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव प्रवणता हो गया। अगर आप अपन आगे देखना चाहते हैं, चलो यहीं तक ही बहुत है आपके। देखो अगर अपन इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या आएगा बोलो, टीवी बराबर क्या आ रहा है, माइनस ई डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स का गुणा इधर कर दिया। और देखो इधर अगर अपन अवकलन करें, समाकलन करेंगे इसका, अगर समाकलन करेंगे डीवी का, इधर क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपके मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन इसका समाकलन करेंगे ना, समाकलन लेंगे तो डीवी का तो वी हो जाएगा और माइनस ई बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रल डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स का भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाए, डी एक्स का भी क्या हो जाए, एक्स हो जाएगा। डी एक्स का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स हो जाएगा। ई डी एक्स वी बराबर माइनस ई एक्स हो जाएगा। इसका जो है समाकलन जो है आपके ये रहेगा। ठीक है। और अगर आप यहीं तक इसको रखना चाहते हो ना, तो देखो यहाँ देखो इसका समाकलन तो क्या हो गया v, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर भी अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये आपके विद्युत विभव हो गया, और ये आपकी क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखना समाकलन में क्या होता है, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, और dv का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, v। ठीक है। तो अपन ने देखो यहाँ पर तो, यहाँ पर इसका dv का क्या हो गया, v हो गया। दोनों का समाकलन किया, इसका मैंने इसका गुणा इधर किया था, तो इसका गुणा किया तो ई डी एक्स हो गया, ई डी एक्स हो गया। और ये माइनस भी मैंने इधर लगा दिया, और ये dv इधर लिख दिया। फिर दोनों का समाकलन किया तो dv का तो क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ई, और यहाँ पर इसको ऐसे रहने दिया और सदिश रूप में लिख दिया, चूंकि ये अदिश गुणा है तो डॉट आ जाएगा। तो क्या आ गया बोलो, v बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ये इन दोनों में आपके क्या था, संबंध था। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप इसको अच्छे से याद करना है आपको, और ध्यान से पढ़ाई करना है।
आपके लिए मैं एक जो है क्वेश्चन छोड़ता हूँ। विद्युत विभव का आपको विमी सूत्र बताना है, विद्युत विभव का मात्रक और विमी सूत्र बताना है। ठीक है, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर का मात्रक मात्रक बताइए। बताइए, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर का मात्रक बताइए, तथा यह कैसी राशि है। कैसी राशि है, आपको कमेंट में लिखकर भेजना है कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखना है। अगली बार जो भी बच्चा जो है इसका आंसर देगा, मैं उसका नाम जो है जरूर लूंगा, इसमें बताऊंगा किसने सही किया है किसने गलत किया है। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर का मात्रक बताइए, तथा यह कैसी राशि है, अदिश राशि है सदिश राशि, आपको बताना। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था। ध्यान रखना, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है द्विध्रुव के कारण, उसको आपको देखना और अच्छे से याद करना है। अगर आप आगे चलकर नीट, IIT, AI इनकी भी अगर तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये आधार है रहेगा। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपका आधार बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करना है इसको, ये आधार पाठ्यक्रम रहेगा आपके लिए। आप जो भी जो है नीट की, IIT की, AI की, JEE की तैयारी जो भी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है मेरे दोस्तों। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों।